नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंक एजुरा पर, फेसबुक पेज @थिंक एजुरा लर्निंग या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सो व्यूअर्स, आज शुरुआत करेंगे एक कोट के साथ कि लर्निंग हम करते हैं लाइट, और इसके लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आइए व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह हम हैं अपने चैनल के होम पेज पर, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो आप चैनल के होम पेज पर विजिट करके जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के विजन, मिशन और गोल स्टेटमेंट से। यहाँ आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या गोल है, क्या उद्देश्य है। आप सभी को स्किलफुल बनाना ही हमारा गोल है। व्यूअर्स, आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल की मोस्टली जितनी भी लर्निंग्स होती हैं वो बेस्ड होती हैं स्किल फ्रेमवर्क के ऊपर, और जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम लर्निंग्स आपके समक्ष लेकर आते रहें, स्किल्स आपके समक्ष लेकर आते रहें। केवल लर्निंग ही देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उस लर्निंग को कुछ टूल्स और टेक्निक्स को यूज करके आप कैसे स्किल्स में परिवर्तित कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं व्यूअर्स। और व्यूअर्स, आज मैं आपके समक्ष जिस एनालिसिस को, जिस फ्रेमवर्क को डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। और स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसे हम समझेंगे डिटेल में। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं स्वॉट के बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन या इसके बारे में कुछ बताऊं, आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को या एजेंडा को समझ लेते हैं। आज हम कवर करेंगे कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस का क्या एम है, किसको स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए, और स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं, स्वॉट एनालिसिस के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन कैसे करते हैं स्वॉट एनालिसिस को यूज करने के लिए, और कुछ टिप्स और एक्सरसाइज भी हम आपके साथ स्वॉट एनालिसिस के बारे में आज शेयर करेंगे। आइए व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्वॉट एनालिसिस। जैसे कि व्यूअर मैंने आपको बताया, ये जो एक्रोनिम है स्वॉट, SWOT, स्वॉट इसको बोलते हैं। और इसको अगर हम स्टैंड फॉर इसका समझने की कोशिश करें, स्टैंड फॉर्म होता है फुल फॉर्म कि किसी शॉर्ट फॉर्म की क्या फुल फॉर्म है, उसको स्टैंड फॉर कहते हैं। और किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म को एक्रोनिम कहते हैं। तो ये शॉर्ट जो है वो एक्रोनिम है इस टेक्निक का। इसको अगर हम स्टैंड फॉर के रूप में समझें तो S फॉर स्ट्रेंथ होता है, W फॉर वीकनेस होता है, O फॉर अपॉर्चुनिटी होता है, एंड T फॉर थ्रेट। यानी कि इस फ्रेमवर्क में, जैसे कि आपको इसके नाम से कुछ समझ आ रहा होगा और इसको याद करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये चार चीजों को हम एनालाइज करते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है, इसमें हम चार चीजों को एनालाइज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए, जो भी आपका गोल है, उसको हमें कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको हम स्वॉट एनालिसिस में समझते हैं। तो सबसे पहले एक्रोनिम समझ लेते हैं। ये एक्रोनिम है फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के लिए। इस टेक्निक को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1960 और 1970 के बीच में डेवलप किया गया था। ये एक प्लानिंग टूल है। जिस तरीके से मैंने कहा कि ये एक प्लानिंग टूल है, आप की प्लानिंग में ये टूल बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप एनालाइज करते हैं कि जो भी गोल आप अचीव करने जा रहे हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए हम डिटेल में इसे समझेंगे। लेकिन हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी समझते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को भी समझते हैं, और किस तरीके से इसे बिजनेस पर्सपेक्टिव में, स्टूडेंट्स के अपने जॉब के पर्सपेक्टिव में उस गोल को कैसे अचीव करें, इसे हम डिटेल में समझने की कोशिश आज करेंगे। और इस फ्रेमवर्क को बेसिकली
इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज किया जाता है कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, क्या हमारे वीकनेसेस हैं उसको इंफॉर्मेशन को गैदर करना, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल हो सकती हैं इस गोल और ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव करने के लिए, और क्या थ्रेट इसमें हो सकते हैं, इन सभी को का डेटा को हम कलेक्ट करते हैं और फिर इसको एक ब्रॉडर वे में, ब्रॉडर पिक्चर की तरह इसको प्लान करते हैं, ताकि जो हमारा आगे के स्टेप्स है, जो एक्शंस हैं, वो हम इससे ड्राइव कर सके, इनसाइट इस फ्रेमवर्क से ड्राइव कर सके। इस ये जो टेक्निक है किसी भी ग्रुप को या इंडिविजुअल को अपनी प्रॉब्लम से या अपने जो भी अपने गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और ये आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकती है क्योंकि ये एक ब्रॉडर व्यू में चीज़ों को कवर करती है और आपको एक प्लानिंग में बहुत हेल्प करती है व्यूअर्स। सो आइए समझते हैं और डिटेल में। आइए व्यूअर्स, स्वॉट एनालिसिस में एक एक कंपोनेंट को समझने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट में। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए या अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए कोई भी प्रोजेक्ट करना चाह रहा है या कोई नए बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो स्वॉट एनालिसिस उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। सबसे पहले स्ट्रेंथ में ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है कि क्या क्या स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, जिस ऑब्जेक्टिव को, जिस गोल के लिए, जिस न्यू एक्सपेंशन के लिए, जिस पेनेट्रेशन के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है। जैसे कि हो सकता है, एक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जिस जिस गोल की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है, या फिर जिस मार्केट में वो पेनिट्रेशन करना चाह रहे हैं उस मार्केट में उनका उनकी जो पार्टनरशिप है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अवेलेबल है, तो वो उस चैनल वो उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस गोल के लिए एक स्ट्रेंथ साबित हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे पॉजिटिव टेंजिबल और इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स को जो कि इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जैसे इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस, कितना कैश फ्लो है कंपनी के पास, कंपनी के पास क्या बजट है इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, स्पेंड करने के लिए। अगर प्रोजेक्ट अवेलेबल है, बजट्स अवेलेबल है, कंपनी जो में जो कैश फ्लो है, रिच कैश फ्लो कंपनी है, उसके पास रिजर्व्स हैं, सो डेफिनेटली वो कंपनी की एक स्ट्रेंथ है और वो इन्वेस्ट कर सकती है, वो उस कैपेबिलिटी में है, सो वो स्ट्रेंथ बन जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स स्ट्रेंथ के हो सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं आपको दूसरे कुछ और एग्जाम्पल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ देता हुआ चलूंगा। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स है और किसी जॉब के लिए या कंपटीशन के लिए अगर वो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। एक उसकी क्वालिफिकेशन उसके लिए स्ट्रेंथ हो सकती है कि डेफिनेटली वो एलिजिबल है उस चीज़ के लिए। फिर उसका जो जो तैयारी का जो तरीका है या वो किस तरीके से तैयारी करेगा, वो एक उसकी स्ट्रेंथ है क्योंकि वो ईगर है उस चीज़ को करने के लिए, उस वो उसके लिए मोटिवेटेड है, मोटिवेशन उसका एक यहाँ पर एक स्ट्रेंथ हो सकती है। उसके अलावा इसमें देखा जा सकता है कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के लिए कि वो ट्रेनिंग कहाँ से ले रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर देखें कि मार्केट में कौन कौन से ट्रेनर्स अवेलेबल है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है जो उस कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं, वो और अगर उसके लिए वो इनरोल कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी एक स्ट्रेंथ है। इसके अलावा उसका अपना क्या लर्निंग प्लान है, क्या वो दिन में कितने घंटे की प्लानिंग कर रहा है कि कितने घंटे उसे स्टडी करनी चाहिए। तो अगर ये शेड्यूल उसका है तो वो शेड्यूल उसके लिए एक स्ट्रेंथ है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से, एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, या फिर कोई एक बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो इन सभी के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी होती है। सबसे पहली चीज़ है कि इसमें आपको स्ट्रेंथ देखनी है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, और इन स्ट्रेंथ्स को दो तरीके से देखना होता है कि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से और इंटरनल पर्सपेक्टिव से, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, इंटरनल एनवायरनमेंट में आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे कि एग्जांपल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कितना मोटिवेटेड है, वो कितने घंटे स्पेंड कर सकता है स्टडी के लिए, वो क्या, अगर बाहरी इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके लिए जैसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, या उसकी जो
जो जो लेक्चर्स वो अटेंड कर रहा है या फिर वो सोशल मीडिया पर लर्निंग कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। उसके लिए वो कितना प्रिपेयर्ड है, उतना उसके लिए उसने कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी उसकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। आइए व्यूअर्स समझने की कोशिश करते हैं। जब आपने अपनी एक स्ट्रेंथ को लिस्ट कर लेते हैं, स्ट्रेंथ के बाद आपने देखना है अपॉर्चुनिटीज को। अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करनी है? अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, जैसे कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से हम यहाँ बात करें, तो चेंजेस टू मेक ग्रेटर प्रॉफिट इन द इन्वायरमेंट। जैसे कि हम कह रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक नए बिजनेस में जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ तो शायद उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एक पतंजलि का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जैसे पतंजलि का एक एग्जाम्पल लीजिए, पतंजलि ने क्या किया और पतंजलि इतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गया। देखिए भारत एक जो है एक प्राचीन देश है। इसमें योगा को, मेडिटेशन को, आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पतंजलि ने क्या किया, एक रिटेल बिजनेस में मेडिसिन प्रॉपर्टी को लाते हुए, आयुर्वेद को लाते हुए, कि उन्होंने रिटेल प्रोडक्ट्स में आपके मेडिएशन के प्रोजेक्ट को ले आए, प्रोडक्ट्स को ले आए, आयुर्वेद को उन्होंने रिटेल प्रोडक्ट से कंबाइन कर दिया। और ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुई, क्योंकि हर कोई अब हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हो रहा है, हेल्थ की तरफ भाग रहे हैं, हेल्थ का ध्यान देना चाहते हैं, और वो आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं। जब उन्हें ये लगा कि जो भी प्रोडक्ट हमारे डेली के प्रोडक्ट हैं, पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज हो रहा था, लेकिन पतंजलि ने इसको रिटेल के प्रोडक्ट में यूज कर दिया, करना शुरू कर दिया। उन्होंने साबुन लॉन्च कर दिए, उन्होंने क्रीम लॉन्च कर दी, उन्होंने बहुत सारे और प्रोडक्ट लाइंस जो है, जैसे कि यहाँ तक कि हमारा जो टूथपेस्ट है उसमें भी उन्होंने आयुर्वेद को इंक्लूड कर दिया। सो इसकी वजह से जो कंपनी, देखिए अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में देखनी होती है कि आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा था। कंपनी ने क्या किया कि रिटेल बिजनेस में वो थे, उन्होंने उस रिटेल के कॉम्बिनेशन को कर दिया आयुर्वेद में, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में उन्होंने उसको देखा। सो आपने मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, जब आपकी अपनी स्ट्रेंथ हो गई है, उन स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज है। देखिए पतंजलि एक योगा का जो है एक हब था, एक ऑर्गेनाइजेशन था। उनके जो स्वामी रामदेव जी हैं, वो योगा करवाते हैं। इसके साथ साथ देखिए उनके जो पतंजलि के दूसरे जो बालाकृष्ण जो है, वो आयुर्वेद के ज्ञाता है, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को, दोनों की जो स्ट्रेंथ थी, एक की स्ट्रेंथ थी योगा, दूसरे की स्ट्रेंथ थी आयुर्वेद, और उसको उन्होंने अपने बिजनेस से कोरिलेट कर दिया, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई, और इसीलिए पतंजलि एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो यहाँ पर आप मैं समझूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ में आ गया हो कि अपॉर्चुनिटी आपने कैसे आइडेंटिफाई करनी है। देखिए मार्केट की जो डिमांड है, मार्केट की जो नीड है, मार्केट का जो पेन पॉइंट है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वही आपकी अपॉर्चुनिटीज है। और उन अपॉर्चुनिटीज को आप अपनी स्ट्रेंथ से कैसे लिंक कर सकते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटीज तो मार्केट में बहुत है, लेकिन जो आपका गोल है, जो आप करना चाह रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज, आप अपनी स्ट्रेंथ को उन अपॉर्चुनिटीज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको रामदेव और बालाकृष्ण का दिया यहाँ पर पतंजलि के संदर्भ में, क्योंकि वो ज्ञाता थे उन चीजों के, उनको उन्होंने मार्केट में एक अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा, और एक रिटेल की एक इतनी बड़ी चेन इंडिया में खड़ी कर दी। तो इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट्स भी अपॉर्चुनिटी को कैसे समझ सकता है। स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि उनका आईक्यू लेवल क्या है, उनकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, उनकी क्या क्या क्वालिटी है, वो किस सब्जेक्ट्स में बेटर है, क्या वो किस सब्जेक्ट में उनको और इम्प्रूव करना है। इस तरीके से, और फिर मार्केट में कितना कंपटीशन है, उस तरीके से वो उस अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं। और आने वाले कितने एग्जाम आने वाले समय में शेड्यूल्ड हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट, या जो भी जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से कंपटीशन के एग्जाम्स अभी आगे शेड्यूल्ड हैं, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट। और वो उस एग्जाम्स के शेड्यूल के हिसाब से अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी तैयारी है, उसको उस तरीके से फोकस कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ को आपने अपॉर्चुनिटीज के साथ लिंक करना है, और इससे देखिए आपकी जो प्लानिंग है वो बेहतर होती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं वीकनेस के बारे में। देखिए हम अपने
स्ट्रेंथ्स को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी समझना समझ सकते हैं। अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में समझें तो इसको लिस्ट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन ये जो एक पार्ट है वीकनेस, देखिए वीकनेस कोई भी अपनी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। और ये अगर आप अपनी वीकनेस को समझ लेते हैं और वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वीकनेस होना ये नहीं है कि ये कोई निगेटिव टर्म्स में नहीं है, ये इसको आपको वीकनेस को निगेटिव लेकर नहीं चलना है, ये एक इम्प्रूवमेंट एरिया, एक चैलेंज, आप इसको चैलेंज की तरह लीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास अभी क्या चीज नहीं है। जो चीज आपके पास नहीं है वो आपकी एक वीकनेस हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि ये आपके किसी कमी के कारण है। ये वीकनेस इसलिए है कि वो चीज आपके पास है नहीं, इसीलिए वो आपकी वीकनेस हो गई। तो उसको एक आपने चैलेंज की तरह लेना है। कैसे समझना है? एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आप वीकनेस क्या समझ सकते हैं? देखिए, अगर एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है लेकिन उसके पास कैश फ्लो नहीं है या फंड्स नहीं है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, बल्कि जबकि मार्केट में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वो जानते हैं कि वो प्रोडक्ट या सर्विस या वो अगर मार्केट में लेकर आते हैं तो डेफिनेटली वो जो कस्टमर की नीड है, पेन पॉइंट को वो एड्रेस कर रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट और सर्विस चलेगी मार्केट में, उसकी डिमांड है। परंतु उनकी वीकनेस ये है कि उनके पास इस समय बजट नहीं है उसके लिए स्पेंड करने के लिए, तो वो एक वीकनेस हो सकती है। देखिए, वीकनेस को आइडेंटिफाई करने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप बेटर प्लान कर सकते हैं। इसी कंपनी के एग्जाम्पल के तौर से हम समझ सकते हैं कि अगर उनके पास फंड नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, बजट नहीं है, तो वो प्लान कर सकते हैं कि क्या क्या करना है उनको। इस अपॉर्चुनिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को और अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज करने के लिए उन्होंने अपनी वीकनेस को ओवरकम करना होगा। और डेफिनेटली जब वो अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको ओवरकम करना आसान हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को ही अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम कैसे समझ सकते हैं? अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हमारी ये स्ट्रेंथ है और इसके लिए अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, परंतु हमारी वीकनेस है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, बजट नहीं है, तो क्या इस प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सपेक्टिव की फंडिंग को फिर वो एक्सप्लोर करेंगे। क्या कंपनी को लोन ले लेना चाहिए या कंपनी को किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, या फंडिंग रेज करने के क्या और तरीके यूज किए जा सकते हैं, डेफिनेटली कंपनी उसके लिए प्लान कर सकती है। और फिर वो उसमें जो है आरओआई की एनालिसिस कर सकते हैं कि हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके उसके एवज में हमें क्या रिटर्न मिलेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली उनको फंडिंग भी मिल जाएगी। इस तरीके से व्यूअर्स, देखिए आप समझ रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को किस तरीके से हमने अपॉर्चुनिटीज से लिंक किया और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया। अगर हमने अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और अगर हमने अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसे ओवरकम करने में वक्त नहीं लगेगा, आप उसके लिए तरीके ढूंढ लेंगे। इसी तरह से एक स्टूडेंट्स के टर्म्स में लेते हैं। देखिए, अगर समझते हैं कि एक स्टूडेंट्स का है, अब स्टूडेंट्स ने की जो स्ट्रेंथ है वो हार्ड वर्किंग उसकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। उसकी क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो उस कंपटीशन के लिए एलिजिबल है, उसकी वो एक स्ट्रेंथ है। उसकी वो एक मोटिवेटेड है, वो तैयार है उस कंपटीशन को देने के लिए, देना चाहता है, उसकी विल है, उसकी जील है, वो मोटिवेटेड है, एनर्जेटिक है उस चीज के लिए। लेकिन उसकी वीकनेस हो सकती है, देखिए हो सकता है कि जब उसने एक्सटर्नल किसी स्टूडेंट्स ने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखा तो उसने देखा मार्केट में चार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, चार ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस कंपटीशन की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और उसके बच्चे जो है बहुत अच्छे निकलते हैं, उन कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं, अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, परंतु उनकी फीस बहुत महंगी है। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पर उसका एक कांस्टेंट आ गया, उसकी एक वीकनेस आ गई कि उसके पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है, वो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या यहाँ पर उसको रुक जाना चाहिए? जी नहीं। जब वो अपनी वीकनेस को समझ गया कि मेरे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देखिए मैं अपनी तैयारी अपने हिसाब से करूंगा, परंतु मेरे पास जो है एक्सटर्नल सर्विसेज लेने के लिए फंड्स नहीं है, एक्सटर्नल ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे पास फंड्स नहीं है, उसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या स्टूडेंट्स के रास्ते बंद हो जाते हैं?
रास्ते बंद नहीं होते हैं। अगर वीकनेस आपको समझ में आ गई है, अपनी स्ट्रेंथ आपको पता है, अपॉर्चुनिटी आपको पता है कि कंपटीशन आने वाले हैं, आने वाले 10 महीने में, 12 महीने में 10 एग्जाम्स होने वाले हैं जिसके लिए वो एलिजिबल है, और वो जॉब उसे शायद मिल सकती है अगर वो तैयारी करे। तो क्या इस वीकनेस के कारण कि उसके पास फंड्स नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ट्रेनिंग लेने के लिए, तो क्या वो वहां पर रुक जाए? बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर उसे अपनी वीकनेस ये पता चल गई है, बाकी इस वीकनेस को वो कैसे ओवरकम कर सकता है? देखिए, बहुत इसका एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दे सकता हूँ आपको कि अ, अगर आप आजकल सभी के पास इंटरनेट तो है ही, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, आप यूट्यूब पर लर्निंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग लेनी हो। कुछ चीज़ें आप जो है मटेरियल आप सोशल मीडिया पर देखिए, यूट्यूब पर लर्निंग लीजिए। आपके क्वेश्चंस होते हैं, वेबिनार्स आप अटेंड कर सकते हैं, वेबिनार्स अटेंड कीजिए, क्योंकि वेबिनार अटेंड करने में कई बार क्या से होगा कि आपको ऑनलाइन फ्री वेबिनार्स मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको मटेरियल की जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे फोरम्स होते हैं जहाँ पर आप अपने, अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं और वहाँ पर लोग आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज खुल जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, जब आप अपनी वीकनेस को समझने की कोशिश करिए, उन्हें लिस्ट करिए, इस टेक्निक को, इस स्वॉट फ्रेमवर्क को यूज करके, और फिर फर्दर प्लानिंग के लिए आप तैयार हो जाएंगे। आइए व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं स्वॉट एनालिसिस के फोर्थ कंपोनेंट के बारे में, जो है थ्रेट के बारे में। देखिए, अब थ्रेट क्या होता है? थ्रेट होता है एक डर, और जो डर होता है, जो थ्रेट होता है, वो हमेशा दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है नॉन, एक हो सकता है अननोन। देखिए, थ्रेट वो ही ज्यादा कठिन होता है या डरावना होता है जो अननोन होता है। जो थ्रेट आपको नॉन होता है, उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में अननोन थ्रेट के लिए भी प्लानिंग की जाती है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। और शुरुआत करते हैं थ्रेट के बारे में। देखिए, थ्रेट क्या हो सकते हैं? अगर एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव में या फिर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें, तो कई बार हो सकता है, देखिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉ होते हैं या जो कंप्लायंस हो सकती है, वो थ्रेट कई बार हो सकता है। कि जैसे बहुत सारे टफ लॉज है, जैसे कि अगर कोई कंपनी आज के समय में सॉरी एनालिटिक्स में है, मार्केट में है, या फिर किसी आईटी या टेक्नोलॉजी को यूज करती है, तो उसके लिए जो कंप्लायंस है, जो लॉज है, वो एक थ्रेट हो सकता है। क्योंकि उस टेक्नोलॉजी में उस लॉ को, उस कंप्लायंस को इनबिल्ड करने में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो चैलेंजेस पता है कि उस जो डेफिनेटली जो लॉज होते हैं, उनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, राइट? वो लॉज तो आपको अवॉइड करने ही पड़ेंगे, उन लॉज तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। बस आपको अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर जैसे आपको टूल्स है, जैसे देखिए, बहुत इसका एक एग्जांपल है टैक्स रिजीम्स। देखिए, भारत में कुछ कुछ पिछले कुछ सालों में टैक्स रिजीम्स जो है, टैक्स राइम्स जो है, वो बहुत तेजी से चेंज हुए हैं। हर साल कुछ चेंज आ जाता है। टैक्सिंग जो जो टैक्सेस हैं, उसका तरीका चेंज हुआ है। जो है जीएसटी आ गया, सीजीएसटी आ गया, एसजीएसटी आ गया। तो आपकी जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी ऑर्गेनाइजेशंस की टैक्सेशन के लिए, जिसके लिए वो टैक्सेशन कैलकुलेट करते थे और टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको अपनी गवर्नमेंट को इनकम दिखानी होती है, प्रॉफिट दिखाना होता है, और उसके हिसाब से उनको टैक्स पे करने होते हैं, उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन जैसे ही ये रिजीम्स चेंज हुए, उनको अपनी टेक्नोलॉजीज चेंज करनी पड़ गई, अपने टूल्स चेंज करने पड़े नए नॉर्म्स के हिसाब से। तो ये सारी चीजें देखिए, एक्सटर्नल मार्केट के थ्रेट हो सकते हैं। क्या लॉ चेंज होने जा रहे हैं? करंट लॉ या करंट प्रैक्टिसेस आपके लिए थ्रेट नहीं हो सकते, लेकिन क्या चेंजेस होने जा रहे हैं आने वाले समय में, वो आपके लिए थ्रेट हो सकते हैं। क्या आप उन चेंजेस के लिए तैयार हैं? क्या चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं? तो इस तरीके से स्वॉट एनालिसिस में आप वो थ्रेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में, जैसे कि लॉ में क्या चेंज होने जा रहा है, उसकी कंप्लायंस के लिए क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस करने पड़ेंगे, वो एक हमारे लिए थ्रेट हो सकता है।
स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल के लिए देखिए, आज का बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा भर्ती घोटाले सामने आए हुए हैं। देखिए, एक स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है, कई कई सालों से वो जो है देहरादून में बहुत ही सुदूर क्षेत्रों से, पहाड़ों से, बहुत गरीब बच्चे भी हैं जो एक एक रूम लेकर रह रहे हैं, और वे तैयारी कर रहे हैं, जी जान से तैयारी कर रहे हैं। उनके माँ बाप उनकी उनकी जितनी भी कमाई है वो सब अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं, ताकि उनके बच्चे कामयाब हो सके, उन्हें जॉब्स मिल सके। परंतु आज उत्तराखंड में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब के घोटाले आ रहे हैं। देखिए, ये जो घोटाला है वो एक थ्रेट है, करप्शन एक थ्रेट है, करप्शन डेफिनेटली एक थ्रेट है। अब उस स्टूडेंट के लिए वो करप्शन थ्रेट है। बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स कैंसिल कर दिए गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन चूंकि करप्शन वहां पर हुआ है तो उसकी वजह से एग्जाम से पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। देखिए, कुछ थ्रेट ऐसे होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उन्हें आप मिटिगेट भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर कोई एग्जाम जैसे कि करप्शन है, अब करप्शन को तो कोई आप प्लान नहीं कर सकते, राइट? करप्शन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो एक गवर्नमेंट का जो जो है सोशल का नॉर्म्स है, तो उस उसको वहां पर उस लेवल पर कंट्रोल करना होगा, पॉलिटिकल लेवल पर कंट्रोल करना होगा, लॉ के लेवल पर कंट्रोल करना होगा, एग्जीक्यूशन के लेवल पे कंट्रोल करना होगा। सो कुछ ऐसे थ्रेड्स भी होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमें कंसिडरेशन करके चलना पड़ेगा। कि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स का फोकस है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो उसे दो तीन अल्टरनेटिव्स ले लेने चाहिए। खाली एक एग्जाम के लिए फोकस नहीं करके कुछ और अल्टरनेटिव्स भी चूज कर लेने चाहिए, कि अगर कुछ ऑप्शंस ले लेने चाहिए। देखिए, अगर थ्रेट आइडेंटिफाई हो गया तो उस थ्रेट को, पहली चीज है, थ्रेट मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं। थ्रेट मैनेजमेंट के लिए कुछ रिजर्व रख लिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से समझूं, कि स्टूडेंट्स देख रहा है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके जो एरिया में है, जो इन्फ्लुएंस एरिया में है, या जो उसकी कंपटीशन का एरिया है, उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से 4 की तैयारी उसकी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन एक सब्जेक्ट में वो अभी थोड़ा वीक है, तो वो उसके लिए एक थ्रेट है। उसके लिए वो थ्रेट, अगर वो थ्रेट को पहचान गया है, उसने अपने थ्रेट को समझ लिया है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरी वीकनेस है, तो डेफिनेटली वो उसको प्लान कर सकता है कि उस थ्रेट को वो कैसे ओवरकम करे। यानी कि वीकनेस को और थ्रेट को हमने आइडेंटिफाई करना है, और इनको किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ से अपॉर्चुनिटी को समझ करके किस तरीके से वीकनेस और थ्रेट्स को हमने दूर करना है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, और वीकनेस और थ्रेड्स को हमने जितना जिस लेवल तक हम कर सकते हैं उसे हमने कम करना है। तो हमारे सक्सेस के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। देखिए, ये आप हमने थ्रेड के कुछ एग्जांपल समझे। इसके अलावा कुछ और थ्रेड्स हो सकता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट कंपटीशन एक थ्रेट है, तो उसके लिए एक्सटर्नल मार्केट इंसाइट देखे जा सकते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में एक्सपेंड करना चाह रही है, तो डेफिनेटली उसे ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी कि मार्केट में और लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो उसके पैरेलल है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी क्या तैयारी है, उनकी क्या प्रिपरेशन है, वो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को कब लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वे इसमें अहेड है, या वो बिहाइंड है, या वो एट द पार है। ये सारी चीजें भी, मार्केट कंपटीशन भी एक थ्रेट है। इसी तरीके से डिमांड एनालिसिस है, कि अगर जैसे कि इसी में हम ले रहे हैं कि कोई सर्विसेज कंपनी लॉन्च करना चाह रही है, और उसके मार्केट में जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में डिमांड कितनी है। क्या वो, अगर 4 ऑर्गेनाइजेशन उस सेम ऑब्जेक्टिव के लिए, उस सेम प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, उसको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मार्केट में अगर चारों कंपनीज के प्रोडक्ट ये आ जाते हैं, सर्विसेज आ जाते हैं, डेफिनेटली वहाँ क्वालिटी मैटर करेगी, वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैटर करेगी। परंतु उस थ्रेट को वो थ्रेट कितना है, क्या मार्केट में अगर डिमांड है तो हो सकता है कि सारी कंपनीज के ही प्रोडक्ट चल जाए, अगर सबकी अपनी अपनी यूएसपी है, तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, इस तरीके से वो सारे ही एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन वहां पर अगर उनको डिमांड का पता है, तो वहां पर उस थ्रेट को वो प्लान कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि उस कितना रिस्क, फिर वहां पर रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस आ जाती है। वहां पर कितना रिस्क लिया जा सकता है, कितना रिस्क नहीं लिया जा सकता, उस थ्रेट को देखते हुए भी आगे के डिसीजंस और प्लानिंग में आपको हेल्प मिल सकती है। सो व्यूअर, आशा करता हूं कि आपको स्वॉट के स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस
आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं। और वीकनेसेस को आपने निगेटिव सेंस में नहीं लेना है। वीकनेसेस आपको समझना है कि आपके पास क्या नहीं है और कैसे उसे फुलफिल करना है। क्या गैप्स है, वही वीकनेस है। जो गैप्स है वो वीकनेस है, कोई कमजोरी नहीं है आपकी, वो गैप्स हैं। उस गैप्स को कैसे आपने फुलफिल करना है। फिर आपने अपॉर्चुनिटीज को देखना है, और अपॉर्चुनिटीज आपको इन रिलेशन टू स्ट्रेंथ्स देखना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और डेफिनेटली आपको थ्रेट्स को भी देखना है। कुछ थ्रेट्स अननोन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी करप्शन वाला एग्जांपल आपको दिया। कुछ थ्रेट्स अननोन हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं, या फिर आपका डिफरेंट टैक्सेशन की, CGST, SGST, GST टैक्स की बात कर लेते हैं। ये हो सकता है कि हमें बहुत पहले पता ना हो। जब आपने किसी जो कंपनी जो है कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही थी, तो उन्हें पता नहीं था कि ये चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो, अगर ये एनालिसिस किसी कंपनी ने किया होगा उस दौरान, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है सर्कुलर्स निकालती है, अपडेट्स करती है। और जब अपडेट्स की उनको मार्केट में पता चल जाता है, तो उनके लिए एक थ्रेट हो गया कि हमारी जो अकाउंटिंग्स है वो अफेक्ट होंगी इस चीज़ से, हमारी जो कंप्लायंस है इससे इफेक्टिव होगी, हम गवर्नमेंट को प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली उन्होंने उस थ्रेट को आइडेंटिफाई किया, और उसके लिए उन्होंने अपने डेफिनेटली उन सॉफ्टवेयर में, टूल्स में, या टेक्नोलॉजी में, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि न्यू टाइप्स के टैक्स आ रहे हैं, न्यू टाइप्स की जो है टैक्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपके जो पुराने टूल्स हैं उनको चेंज करने की कंपनीज को जरूरत पड़ेगी। तो कुछ कंपनीज ने इसको अपॉर्चुनिटीज की तरह देखा होगा, जो वो सर्विसेज को, जो अकाउंटिंग कंपनीज हैं, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाती होंगी, डेफिनेटली उन्होंने उन चेंजेस को जो है इनबिल्ड किया और उनको रीसेल किया मार्केट में। तो इस तरीके से देखिए, जो एक किसी के लिए थ्रेट है वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसी तरीके से आपने समझना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। आपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है, वीकनेसेस को कम करना है, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है, अपॉर्चुनिटीज पे लेवरेज करना है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, उनमें डिलीवर करना है, उन अपॉर्चुनिटीज में डिलीवर करना है। और थ्रेट जितना हो सकता है आपको, जो आपके इन कंट्रोल है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रेट है, डेफिनेटली आप उन्हें ओवरकम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनके बारे में अवेयर रह सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि थ्रेट कितना है, रिस्क कितना है, कितना रिस्क लिया जाना चाहिए, और इसमें आप कैलकुलेटिव रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्वेट एनालिसिस आपकी बहुत हेल्प इस चीज के लिए करेगी। आइए व्यूवर्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि स्वॉट एनालिसिस का क्या एम है। और इस इमेज से मैं समझ रहा हूं कि आपको बहुत समझ आ रहा होगा कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ, देखिए एक तराजू की तरह यहाँ पर दिखाया गया, और बहुत आराम से समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी चीज आपकी, यहाँ पर जो चार यहाँ पर स्तंभ दिखाए हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, अगर कोई भी एक पलड़ा भारी है, तो आप का जो है डिसबैलेंस हो सकता है। तो आपको बैलेंसिंग करनी है, आपको बैलेंसिंग करनी है अपनी स्ट्रेंथ की, बैलेंसिंग करनी है उसके साथ थ्रेट की, कि आप क्या, आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वो जो थ्रेट है वो उससे बैलेंस हो जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ उन थ्रेट्स को कम कर पाएगी, बैलेंस कर पाएगी, या जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, आपकी जो वीकनेस है वो ओवरकम कर पाएगी उन चीजों को। तो जब आप बैलेंसिंग प्लानिंग करेंगे हर एक एलिमेंट को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, थ्रेट को, अपॉर्चुनिटीज को, आप चारों चीजों को बैलेंस कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी प्लानिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। और आपकी जो सक्सेस की जो चांसेस है, सक्सेस के जो मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी है, वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है स्वॉट एनालिसिस। सो स्वॉट एनालिसिस आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, कि आपको उस पर्टिकुलर प्लान के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये इसमें आपको हेल्प करती है। ये आपको हेल्प करती है क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपकी जो सक्सेस है कितनी हो सकती है, आपके फेलियर के चांसेस क्या है, सक्सेस के चांसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा है, वीकनेसेस को क्या ओवरकम किया जा सकता है, नहीं। ये सारे के सारे आंसर आपको स्वॉट एनालिसिस से
मिल जाते हैं व्यूअर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। हु नीड्स स्वॉट एनालिसिस? किसको स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए? देखिए यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल से, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। जैसे कहते हैं कि मैनेजमेंट को स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ सकती है, कब बिजनेस यूनिट को स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए, कब कंपनी को स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए। तो अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ब्रॉडली पहले ही समझा दिया है कि स्वॉट एनालिसिस एक प्लानिंग एनालिसिस टूल है, जिसमें अगर आपको, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आपका कोई गोल है जिसे आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मैनेजमेंट को कब स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए, तो यहाँ पर बताया है कि व्हेन सुपरवाइजर हैज इश्यू विद वर्क आउटपुट असाइन टू अ न्यू जॉब। देखिए ये बहुत ही मटेरियल इमटेरियल थिंग्स यहाँ पर है, लेकिन जो मैं एग्जांपल्स में यहाँ पर जो मटेरियल आप स्लाइड्स में देख रहे हैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि ये मटेरियल तो आप रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं स्लाइड्स में जब भी आप इस वीडियोस को देख रहे होंगे। पर आप मेरी बातों पर अगर ध्यान देंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली इस चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल लाइफ में आप एक एज अ स्किल की तरह इस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ये टूल प्लानिंग के लिए आपकी एक स्किल बिल्डअप करने में हेल्प कर सकता है, कैसे आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, और इस बेटर प्लानिंग की स्किल से इस शॉर्ट एनालिसिस को यूज करके किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव को बेटर पोजीशन में हो पाते हैं उसे अचीव करने के लिए। यही है स्वॉट एनालिसिस। तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आपका अगर कोई गोल है, आपका कोई पर्पज अगर है जिसे आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में, आज आपको उसकी प्लानिंग करनी है, तो आप स्वॉट एनालिसिस जरूर करिए। आइए देख लेते हैं हाउ टू कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आपको कैसे करनी चाहिए, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको एनालाइज करना होता है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जो चार क्वाड्रेंगल है इसके, या जो चार इसके जो स्तंभ है स्वॉट के, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसको आपने दोनों पर्सपेक्टिव में एनालाइज करना है कि इंटरनल टू योर एनवायरनमेंट क्या स्ट्रेंथ्स है, एक्सटर्नल टू योर एनवायरनमेंट क्या है। सो बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने कहा कि उसकी एलिजिबिलिटी है, उसकी क्वालिफिकेशन है, और मार्केट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रिपरेशन करा रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन कितना है, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, क्या परसेंट, क्या सक्सेस रेशियो रहता है, सिलेक्शंस का क्या रेशियो है। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी चाहिए, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, चाहे वीकनेस में हो, अपॉर्चुनिटी में हो, थ्रेट में हो। जैसे कि कंपटीशन, अगर जैसे हम आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स की बात करते हैं तो उनमें कंपटीशन बहुत हार्ड होता है, तो वो एक तरह का थ्रेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कंपटीशन आपके लिए थ्रेट है। लेकिन वो उस थ्रेट को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आपको उस कंपटीशन को ओवरकम करना होगा, उससे ज़्यादा तैयारी आपको करनी होगी। जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अगर 1,000 स्टूडेंट्स, 1 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो अगर उसमें से 100 निकलते हैं तो 10% ही आपकी प्रोबेबिलिटी रह गई। तो 10% में आने के लिए आपको 90 से ज़्यादा कंपटीशन करना होगा। इस तरीके से आपको देखना है। तो आपको एनालाइज करना है इंटरनल एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। पहली चीज का कंडक्ट करने के लिए स्वॉट एनालिसिस, आप चार क्वाड्रेंगल बना लीजिए। स्ट्रेंथ्स में आप लिस्ट कीजिए कि एक्सटर्नल स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस को इंटरनल एक्सटर्नल देखिए, आपकी अपनी क्या वीकनेस है, मार्केट में जो ट्रेंड है उसकी क्या वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी खुद की क्या अपॉर्चुनिटीज है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है। इसी तरीके से आपके खुद के क्या थ्रेट है, आपके कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। आपका आईक्यू लेवल एक लिमिटेड है क्या, लेकिन क्या आप आप आईक्यू लेवल को तो नहीं बढ़ा सकते, या कुछ लेवल तक, हद तक बढ़ा सकते हो, लेकिन आप तैयारी से कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। उस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए तैयारी कर सकते हो। तो इसी तरीके से इन चारों क्वाड्रेंगल्स को, इन चारों
स्तंभों को आपको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना है, लिस्ट करना है, डेटा गैदर करना है। दूसरा स्टेप इसमें है परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट। अब आप देखिए, आपके हो सकता है बहुत सारे स्ट्रेंथ के डेटा पॉइंट्स आ गए हों, बहुत सारे वीकनेस के डेटा पॉइंट्स आ गए हों, अपॉर्चुनिटीज के आ गए हैं, थ्रेट के आ गए हैं। अब आपने देखना है कि किन किन स्ट्रेंथ्स को आप लिवरेज कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेंथ आपकी टॉप प्रायोरिटी वाली स्ट्रेंथ है, किसको आप लोअर प्रायोरिटी पे रखेंगे। इसी तरीके से वीकनेसेस हैं, जो आपकी जो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड वीकनेसेस क्या है, जिनको आपको ओवरकम करना ही होगा, नहीं तो उसके बिना आपका ऑब्जेक्टिव मेट नहीं होगा। किन वीकनेसेस को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, किन को मिड लेवल प्रायोरिटी पे, लो लेवल प्रायोरिटी पे। इस तरीके से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कौन सी मोस्ट रिलेवेंट है। यहाँ पर आपको ये चीजें करनी है, यहाँ पर आपकी अब एनालिसिस आ गई। इसी तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव, जैसे स्टूडेंट्स के एग्जांपल में मे बी कि आने वाले 12 मंथ्स में मे बी कि 15-20 एग्जाम्स शेड्यूल्ड है। आप सारे को सभी 15-20 को मे बी टारगेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपने जो है 20 एग्जामिनेशन की लिस्ट में 4 ऑप्शंस आपने प्रायोरिटी में, टॉप प्रायोरिटी में रखे हैं। उसमें से आपने 5 मान लीजिए, 4-5 आपने मिडिल प्रायोरिटी में रख दिए हैं, और लो प्रायोरिटी वालों को आप में भी इग्नोर करना चाहते हैं, तो टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से आप फोकस करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपनी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। वहां पर आप जो है टॉप प्रायोरिटी, मिडिल प्रायोरिटी, या उसकी जो अर्जेंसी के हिसाब से आप प्रायोरिटी के डिफरेंट मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। क्या आपकी प्रायोरिटी होगी, किनको आप टॉप प्रायोरिटी सीक्वेंस में रखना चाहेंगे, ये सारी चीजें आपको स्वॉट एनालिसिस और उसको आप डॉक्यूमेंट करें। इसके बाद आप, अब चूंकि आपके पास सारे डेटा पॉइंट्स हैं और आपने उन डेटा पॉइंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, प्रायोरिटाइज कर लिया है, उनको आपने ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में रख लिया है, कि टॉप टू डाउन के सीक्वेंस में आपने उन्हें रख लिया है, कुछ को आपने एलिमिनेट कर दिया है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस स्वॉट एनालिसिस के रिजल्ट से इंसाइट लेने की। अब आपको देखना है कि किस स्ट्रेंथ को आपने लेवरेज करना है, किन वीकनेसेस को आपने ओवरकम करना है, उसके लिए आपने प्लानिंग करनी है। किन अपॉर्चुनिटीज को आप टॉप प्रायोरिटीज दे रहे हैं, किन अपॉर्चुनिटीज को आपने ग्रैब करना है। अगर स्टूडेंट्स की ही बात करें तो जो टॉप एग्जाम्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, फिर उन्होंने देखना है कि उनका क्या सिलेबस है और उनकी क्या तैयारी है, उनके एग्जाम्स कब शेड्यूल्ड हैं, और आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है, क्या आपने एक्शंस लेने हैं। यहाँ से वो सारे के सारे एक्शंस वो स्टूडेंट्स ड्राइव कर सकता है, एक्शन प्लान बना सकता है। और जो आपके थ्रेट्स हैं, उन थ्रेट्स को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, उनको उनके लिए कंटीजेंसी प्लान की जा सकती है, उस तरीके से आप इन सब चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि थ्रेट के लिए में भी हो सकता है कि जैसे आपने 4 प्रायोरिटी के एग्जाम्स रखे हैं, हो सकता है कोई एग्जाम कैंसिल हो सकता है, वो आपके लिए एक थ्रेट है। हो सकता है कोई वहाँ पर करप्शन आ जाए, उसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत आ जाए। तो आपको जो 3-4 ऑप्शंस आपने लिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शंस की 3-4 ऑप्शंस को आप प्रायोरिटीज के रूप में लेकर चलिए। इस तरीके से आप कुछ रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं कि हो सकता है आपने 4 एग्जाम दिए, 4 में से सारे ही तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कोई वन ऑड सिनेरियो इस तरह के आ जाते हैं। लेकिन वो एक मार्केट, एक्सटर्नल मार्केट सिनेरियो ऐसा थ्रेट है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। परंतु आप प्लानिंग में अपने जो है उसे मिटिगेशन या कंटीजेंसी प्लानिंग इसे हम कहते हैं। इस तरीके से टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन आप मिडिल प्रायोरिटी, जब आप टॉप प्रायोरिटी की प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो मिड प्रायोरिटी के एग्जाम्स हो सकता है कि वो उनकी जो प्रिपरेशन मोस्टली उसमें कवर हो जा रही हो, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप मिडिल प्रायोरिटीज को भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्वॉट एनालिसिस करनी है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, दोनों को, इन चारों स्तंभ में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को लिस्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है, फिल्टर करना है, फिर एनालाइज करना है, और उसके लिए जो भी आपका जो फाइनल आउटपुट आता है, उससे आपने अपने एक्शंस ड्राइव करने हैं, एक्शन लिस्ट करने हैं। और डेफिनेटली अगर इस तरीके से आप इस स्वॉट एनालिसिस टूल को यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो प्लान है वो अब चार्टर्ड हो गया है, प्लान बन गया है। अब आपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, और डेफिनेटली अगर आपने इसे बहुत संजीदगी के साथ किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्किल आपने बिल्ड कर ली है, इस स्किल से आपको जिंदगी भर बहुत सारे बेनिफिट होंगे, और आप सफलता प्राप्त करेंगे व्यूअर्स। आइए आगे चलते हैं।
देखिए कैसे इन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एनालाइज इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सिचुएशन एनालिसिस दी है कि इंटरनल एनालिसिस में सिचुएशन किसी सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इंटरनल सिचुएशन हो सकती है, एक्सटर्नल सिचुएशन हो सकती है। उसी लिए इंटरनल सिचुएशन में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट है। इस तरीके से देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट देखी जाती है, और इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी जाती है। देखिए जो हमारे पास है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये इंटरनल होती है। जब एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज जो देख रहे हैं, वो आप अपॉर्चुनिटीज बाहर देख रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ देख रहा है, अपनी वीकनेस देख रहा है, वो उसकी अपनी इंटरनल है, उसकी पर्सनल है। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, कंपटीशन देख रहा है, कंपटीशन एज अ थ्रेट देख रहा है, अपॉर्चुनिटीज एज अ कि कितने एग्जाम्स मार्केट में अभी अवेलेबल है, आने वाले हैं, शेड्यूल्ड है, जो अभी फ्यूचर में होंगे, वो अपॉर्चुनिटीज है। क्या थ्रेड उसके अगेंस्ट, उसके लिए थ्रेड है, कंपटीशन कितना हार्ड है, सक्सेस रेशियो कितना रहता है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो आपको जब इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी जाती हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड देखे जाते हैं। आशा करता हूँ व्यूअर्स आपको समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर हाउ टू कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पर देखिए चारों क्वाड्रेंगल को लिस्ट किया गया है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। स्ट्रेंथ को लिस्ट किया है, फिर वीकनेसेस को लिस्ट किया है। जैसे यहाँ पे देखिए देख लेते हैं थोड़ा। जैसे वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, लीडिंग ब्रांड्स है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में ये कह रहा है कि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो एक मार्केट में नॉन ब्रांड है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, कस्टमर लॉयल्टी है, रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, प्रोडक्शन क्वालिटी उनकी बहुत बढ़िया है। अ, अ, ये स्ट्रेंथ देखिए इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन है। स्केल कर सकते हैं, उन लाइन ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारी है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस जैसे कि कहा कि वो इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को एनालाइज किया गया। फिर वीकनेस कि उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या वीकनेसेस है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एब्सेंस ऑफ इम्पोर्टेंट स्किल। हो सकता है कि जिस एरिया में, डोमेन में आप अब जाने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, हो सकता है उसके लिए अभी ऑर्गेनाइजेशन के पास स्किल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर स्किल नहीं है, उसको डेवलप करना होगा। वीक ब्रांड है, पुअर एक्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, लो कस्टमर रिटेंशन है, अनरिलेबल प्रोडक्ट और सर्विस है। तो इस तरीके से क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पर्सनल हो गई। और फिर इसके लिए ये इंटरनल फैक्टर्स है। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट है। जैसे अपॉर्चुनिटीज में क्या इन्होंने लिस्ट किया है कि चेंजिंग कस्टमर टेस्ट, ये एक अपॉर्चुनिटीज है कि अभी जो हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो कस्टमर की नीड चेंज हो रही है, तो ये हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, तो एक नई अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है हम अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करना पड़े, ये एक अपॉर्चुनिटी है। चेंजेज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि मैंने बात की थी गवर्नमेंट लॉज की, या नए टैक्स रिजीम आ गए, तो जो वो कंपनी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जैसे ही सीजीएसटी, एसजीएसटी और जीएसटी टैक्स आ गया, तो पुराने टैक्स के टूल्स जो है काम के नहीं रहे। अब नई उन्हें टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नई कैलकुलेशन लानी पड़ेगी, तो वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। लोअर पर्सनल टैक्सेस है, चेंज इन पॉपुलेशन एज है, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। इसी तरीके से थ्रेट है। देखिए क्या कह रहे हैं, चेंजिंग कस्टमर बेस। अगर कस्टमर का बेस आपका चेंज हो रहा है, वो आपके लिए एक थ्रेट हो सकता है। क्लोजिंग ऑफ जियोग्राफिक मार्केट्स, कुछ मार्केट्स में आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, देखिए कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज को अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, उनके व्यूज होते हैं, उनके अपने लॉन्ग टर्म विजन्स होते हैं। तो उनका ऑर्गेनाइजेशन को जो सपोर्ट है वो उसी पर्सपेक्टिव से होता है। हो सकता है कि एक गवर्नमेंट आपके किसी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हो, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट उसे उस तरीके से प्रमोट ना कर रही हो। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर मैं दे सकता हूँ कि आज के समय में जैसे गवर्नमेंट है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो जिस तरह से आपकी अमाराजा बैटरीज है, या फिर एक्साइड की बैटरीज है, जो लिथियम बैटरीज बनाती हैं, उनके बिजनेस एक तरह से थ्रेट में है। क्योंकि या तो उन्हें अपने एक तरह, देखिए इसे या तो थ्रेट समझ लीजिए, अपोजिट थ्रेट है, क्योंकि उनके जो करंट बिजनेसेस हैं, वो जो बैटरी बनाते हैं, लिथियम बैटरी बनाते हैं, वो आने वाले समय में एब्सोल्यूट हो सकती हैं। वो एनवायरनमेंट हैजर्ड है, इसलिए उनको चेंज किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल में। तो इन इन कंपनीज के लिए
ये थ्रेट है कि उनके जो करंट प्रोडक्ट है वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, और उनके लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो नई प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो कर भी रहे हैं। इसमें तो एक एग्जांपल ये उसका हो गया कि एक जहाँ पर एक चीज आपके लिए थ्रेट है, वहीं पर वो हो सकता है दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी हो, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो इंटरनल फैक्टर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, एक्सटर्नल फैक्टर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट है। जब आपकी ये लिस्टिंग हो गई है तो आप डेफिनेटली इसके लिए शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, इनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और एक्शन ड्राइव कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, जब आपकी एनालिसिस होगी तो डेफिनेटली आपका जो एक्शन है, एक्शन प्लान के बिना आपकी एनालिसिस किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपने एनालिसिस तो उसको कर लिया, आपको वहां पे बहुत सारे इंसाइट्स मिल गए हैं। उस इंसाइट्स को यूज करके अगर आपने उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया तो डेफिनेटली आपके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपने उस एनालिसिस को एक्शंस में चेंज करना है कि क्या एक्शन आपको लेने हैं। Once the SWOT analysis has been completed, make each point with थिंग्स दैट मस्ट बी एड्रेस इमिडिएटली। देखिए आपने ये देखना है कि किन चीज़ों को आपको इमिडिएटली एड्रेस करना है, कौन सी चीज़ है जिनको आपने अभी हैंडल करना है, कौन सी चीज़ है जिनको आपको फर्दर रिसर्च करना है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई थ्रेट है, जैसे कि अगर आपका टैक्स रिजीम चेंज हो रहा है, तो टैक्स रिजीम चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें हमारे जो पुराने टूल हैं वो पूरे की पूरी तरह से एब्सोल्यूट हो जाएंगे, या कंपनीज उनमें ऑलरेडी चेंज कर रही है, वो हमें अपडेट दे देंगे और हम हमारा जो कंप्लायंस है वो मीट हो जाएगा। तो इस तरह से फर्दर एक्शन भी आप ड्राइव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम कंक्लूजन पे पहुंचना है, हो सकता है आपको किसी पॉइंट की फर्दर स्टडी करनी पड़े, लेकिन यहाँ से आपको एक्शंस ड्राइव करने हैं कि किस चीज़ को आपने अभी एड्रेस करना है, किस चीज़ को अभी आपने हैंडल करना है, किस चीज़ के लिए और रिसर्च करनी है, और इसी तरीके से आप फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं व्यूवर्स। आइए व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स और क्या पिटफॉल हो सकते हैं शॉर्ट एनालिसिस के। देखिए क्या बेनिफिट्स है शॉर्ट एनालिसिस के। नोइंग द कंपटीशन, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेटली आप इंटरनल इन्वायरमेंट को तो करते ही हैं, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस तो आपको पता होती है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को जो है बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसको कई बार हम नहीं देख पाते। हम अपनी ही स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं और उसके हिसाब से ही लगे रहते हैं, लेकिन आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को उतनी अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाते, जिसको आप शॉर्ट में बहुत, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों ही है, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से कंबाइन कर पाते हैं। तो आप कंपटीशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप समझते हैं, आपको एक गैप एनालिसिस हो जाती है, आप समझ जाते हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, आपको जहाँ जाना है वहां तक का क्या गैप है, क्या डिस्टेंस है जो आपको ट्रेवल करनी है। और जब आपको ये पता चल जाता है तो आप उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए एक्शंस ड्राइव करते हैं। सो आपका नोइंग द कंपटीशन डेफिनेटली आप जान जाते हैं। डिसीजन मेकिंग टूल, अब जब आपको गैप पता चल गया है तो आपको डेफिनेटली एक डिसीजन ट्रिगर होंगे कि अब आपको उस चीज को, अगर आप डेफिनेटली उसके लिए ईगर हैं, वो उसके लिए आप जील रखते हैं, आपको अचीव करना है, तो डेफिनेटली आप कुछ डिसीजंस लेंगे कि आपको क्या चेंजेस करने हैं, किस चीज पे काम करना है, कौन सी चीज पे फोकस करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, क्या और चेंजेस करने हैं, क्या और जानना है, क्या और पढ़ना है, क्या और समझना है, क्या और तैयारी करनी है। इसके लिए आप एक्सेस ड्राइव करते हैं। सो ये एक बेनिफिट है। इसके अलावा फोरकास्टिंग, देखिए आप एक तरह से फोरकास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर प्लानिंग में फोरकास्ट करते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स के ही उसमें ले लेते हैं कि अगर आपको पता है कि 10 मंथ में आपका एग्जाम होना है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली शेड्यूल तैयार करेंगे। अब आपको अपनी अपॉर्चुनिटी पता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, उन सारे फैक्टर्स को आपने उन 10 मंथ्स में कैसे कवर करना है, उसके लिए डेफिनेटली आप एक शेड्यूल तैयार करेंगे, प्लान तैयार करेंगे, जिसे आप फोरकास्टिंग भी कह सकते हैं, और एक आप फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं स्वॉट एनालिसिस के व्यूअर्स।
आइए और कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि हेल्प इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखिए जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं, कुछ बड़े गोल को, कुछ बड़े ऑब्जेक्टिव्स को आपने अचीव करना होता है, तो डेफिनेटली प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। और स्वॉट एनालिसिस आपके लिए बेस्ट टूल है, जहां पर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को ही एनालाइज करना हो। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपके लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के लिए, जो है कि आपके लिए एक बेनिफिट है। ये आपका जो है इम्पेटस प्रोवाइड करता है, एनालिटिकल सिचुएशन प्रोवाइड करता है टू डेवलप अ सुटेबल स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। देखिए बहुत अच्छा टूल है, बहुत प्यारा टूल है। और जब आपके पास लिस्टिंग आ जाती है, एनालाइज आ जाती है, तो आप उसकी प्रायोरिटाइज कर पाते हैं, उसमें आप जो है सेलेक्टिव एलिमिनेट कर पाते हैं, प्रायोरिटी सेट कर पाते हैं, और आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फायदा होता है, आसानी होती है। आपको अपने कैपेबिलिटीज और कंपटीशन को समझ में आ जाता है, आपको गैप समझ में आ जाता है, आपको डिस्टेंस समझ में आ जाता है कि कितनी आप कहाँ पर खड़े हैं और आपको कहाँ पर पहुंचना है, एक्चुअल में ये समझ में आ जाता है। ये आपके लिए एक एविडेंस की तरह काम करती है। कल्चरल टू की चेंज, क्या चेंजेस आपको करने हैं, क्या और तैयारी करनी है, क्या और मेहनत करनी है, ये आपको इससे समझ आता है। प्रोवाइड्स स्टिमुलस टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप एक्सपीरियंस। देखिए स्टिमुलस होता है कि आपके लिए ट्रिगर्स है, एक ट्रिगर इससे होता है। जब आपको पता है आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, अगर आपको अपनी वीकनेस पता है, तो डेफिनेटली आप उस वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो एक्शंस ट्रिगर होते हैं, अपॉर्चुनिटीज से आप मोटिवेट होंगे, थ्रेट को आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उसे मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं इसके। आइए थोड़े से पिटफॉल्स भी समझ लेते हैं कि क्या कमियां हैं इस एनालिसिस की, क्या चीज हो सकती है। देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव है। टू पीपल रियली कम विद द सेम फाइनल वर्जन ऑफ स्वॉट। देखिए एक स्टूडेंट्स अपने अगर एक स्टूडेंट किसी सेम एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो स्वॉट एनालिसिस करता है, तो ए स्टूडेंट जो स्वॉट एनालिसिस करेगा और बी स्टूडेंट जो स्वॉट एनालिसिस करेगा, ये काफी सब्जेक्टिव एनालिसिस है। तो हर एक का सेम पेज पर होना, यानी कि ए की एनालिसिस कुछ और हो सकती है, बी की एनालिसिस कुछ और हो सकती है, यानी कि इसमें सिमिलरिटीज नहीं हो सकती, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इसमें, यानी सब्जेक्टिविटी इस एनालिसिस में है। तो ये एक इसकी कमी है। हो सकता है ये पर्सनल कैपेबिलिटी पर भी निर्भर करता है कि वो स्वॉट एनालिसिस किसी एक्सपर्ट ने करी है, या वो जो स्वॉट एनालिसिस कर रहा है वो समझ रहा है, उसने एक्सटर्नल फैक्टर को ढंग से समझा ही नहीं है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ढंग से समझा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज को उसने ढंग से नहीं समझ पाया है। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ इश्यू आ सकते हैं। यानी कि आपको एनालाइज करने के लिए उन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कुछ ऐसे सरकमटेंसेस होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, और कुछ सिंपल चीज़ों को आप यहाँ पे कुछ छोटी-छोटी चीज़ें आपसे यहाँ पर छूट सकती हैं। और डेफ़िनेटली इतना बड़ा पिटफॉल मैं इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि जो स्वॉट एनालिसिस है वो ब्रॉडर प्लानिंग के लिए, बिग पिक्चर के लिए होती है। तो इसमें छोटी चीज़ें हो सकता है छूट जाएँ, छोटी चीज़ें कवर ना हो, परंतु इसका ऑब्जेक्टिव ही बिगर पिक्चर को कवर करना है, तो मैं इसे इतनी बड़ी कमी इसकी नहीं मानता हूँ वैसे। इसके अलावा देखिए ये कह रहे हैं कि जो कैटेगराइजेशन है, जो स्ट्रेंथ में, वीकनेस में, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में हम कर रहे हैं, ये एक बहुत सब्जेक्टिव तरीका है किसी चीज को करने का। और इसका कोई सर्टेन रूल या कोई स्टैटिस्टिकल वे नहीं है। ये एक तरह से एक एक्सपर्ट एडवाइस है, एक प्लान ड्रॉ करने का, एक पेपर पे आप ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सब्जेक्टिव है ये, रादर देन स्टैटिस्टिकल और नंबर्स। इन नंबर्स इस एनालिसिस में आप नहीं देखोगे। इसमें आप जो है आइडियाज देखेंगे, आप इसमें जो है जो इनपुट्स आते हैं वो बहुत सब्जेक्टिव इनपुट्स होते हैं। सो उन्हें बहुत इंटेलिजेंटली यूज अगर नहीं किया जाए, तो हो सकता है कि आपका डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, और लोगों के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसमें निकल कर आ सकते हैं। तो ये एक फिटफॉल इसका है। अ, देखिए जो डेटा आपने यूज़ किया है, जो एजम्पशन आपने यूज़ किया है, जैसे मार्केट को आप एनालाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट्स के एग्जांपल में लिया था कि हो सकता है स्टूडेंट्स को 4 इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी पता हो सकता है कुछ और है, उनकी जो रिसर्च पूरी ना हो।
उस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। या जैसे कि हमने कहा कि सोशल मीडिया पर आप सोशल मीडिया को आप लेवरेज कर सकते हैं, यूट्यूब को लेवरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आ सकती है, किस इन्फॉर्मेशन को देखना है, किसको नहीं देखना है, कौन सी ज़्यादा यूजफुल है। सो इन सारी चीज़ों को यानी ब्रॉडली ये कवर नहीं करती, ये ब्रॉडर प्लान को कवर करती है, बिग पिक्चर को कवर करती है, बहुत डिटेलिंग प्लान स्वॉट एनालिसिस नहीं देती है। ये एक पिटफॉल है कि बहुत डिटेल में ये चीज़ों को नहीं डिस्क्राइब करती है, बहुत ओवरऑल लेवल पर बिग पिक्चर के लेवल पर करती है। और हो सकता है वहां पर इसका, और तभी इसमें देखिए अगर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे तो ये हमने कहा था कि किस और चीज के लिए आपको रिसर्च है। अगर आप उस चीज को ध्यान रखेंगे कि स्वॉट से आपको जो आउटपुट मिले उसमें अगर किसी पॉइंट्स को आपने फर्दर रिसर्च करना है तो आपको उसने रिसर्च करना है, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस का पर्पज किसी माइन्यूट डिटेल में नहीं जाना है, किसी डिटेल्ड प्लान में नहीं जाना है, बल्कि एक ब्रॉडर प्लान तैयार करना है। आपका एक बैलेंसिंग प्लान तैयार करना है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट सारे कवर हो जाए। तो ये एक फिटफॉल छोटा सा हो सकता है। और जैसे कि लास्ट में इसमें लिखा ही है कि इट लैक्स डिटेल्ड स्ट्रक्चर सो की एलिमेंट्स में बी मिस्ड। सो ये इसका पर्पज ही नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा इसकी फिटफॉल नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका नेक्स्ट एक्शन ही है कि अगर आपको फर्दर रिसर्च किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पे, किसी स्ट्रेंथ पे, वीकनेस पे, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पे करनी है तो आपका वो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट एक्शन है। इसलिए मैं इसको फिटफॉल वैसे नहीं मानता हूँ। लेकिन चूंकि डिटेल प्लान ये नहीं देती है तो एक आप कह सकते हो कि इसमें ये एक डिटेल प्लान नहीं है, बस एक समरी प्लान है। तो ये एक फिटफॉल है, ये कमी है। आइए व्यूवर्स आगे चलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग इन स्वॉट एनालिसिस। देखिए जब मैंने आपको कहा था कि हम अपॉर्चुनिटीज को लिस्ट कर लेते हैं, थ्रेट को लिस्ट कर लेते हैं, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को लिस्ट कर लेते हैं, तो आपके पास कई बार बहुत सारे इनपुट्स आ जाते हैं। बहुत सारी आपकी हो सकता है स्ट्रेंथ बहुत सारी आ गई हो, वीकनेसेस बहुत सारी आ गई हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट आ गई है। अब इसको आप जो है सॉर्ट करने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए या लिमिटेड करने के लिए, कंट्रोल्ड करने के लिए आप के पास बहुत सारे टूल्स हैं, राइट। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके पास टूल है, प्रायोरिटाइजेशन आपके पास टूल है, आप प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप्स को, लोगों को, अपने साथ के कुलीग्स को, स्टूडेंट्स को साथ में लेकर के कर सकते हैं कि ये चीज़ें निकल कर आई हैं, इनमें से किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्या ये हमारी रियल में स्ट्रेंथ है और कौन सी स्ट्रेंथ हमारी टॉप स्ट्रेंथ है, या वीकनेसेस को हम किन वीकनेसेस को हमें जल्दी ओवरकम करना है, किनको हम लेटर स्टेज के लिए पार कर सकते हैं, किनको मिडिल लेवल पे रख सकते हैं, मिडिल प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। इस तरीके से आप प्रायोरिटाइजेशन यूज कर सकते हैं। आइडियाज, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग एक आइडिया जनरेशन टूल है कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो थ्रेट को कम कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटाइज करना है। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग इज नथिंग बट अ टूल which can help you to get the things prioritized, to get insights from others is a brainstorming, and to set the priorities। कौन सी अर्जेंसी है, कौन सी अभी हमें कौन से एक्शन हमें अभी लेने हैं, कौन से कुछ समय के बाद लेने हैं, क्या तैयारी करना है, क्या सिंक्रोनाइजेशन होगा, क्या सीरीज ऑफ इवेंट होगा। ये सारी चीजें आप प्रायोरिटाइजेशन से डिफाइन कर सकते हैं व्यूवर्स। आइए टिप्स एंड एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं। वाइल यू आर डूइंग दी स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस करते समय आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये एक बार देख लेते हैं। क्या क्या डूज है? बी एनालिटिकल एंड स्पेसिफिक, बहुत ही आपको एनालिटिकल माइंड से, लॉजिकल माइंड से सोचना होगा, बहुत ही स्पेसिफिक, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस पर्टिकुलर गोल के लिए आप शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं उसी के पर्सपेक्टिव में फोकस रहकर आपको एनालाइज करनी चाहिए। रिकॉर्ड ऑल थ्रू द आइडिया, सारे आइडियाज को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। जब आपके पास स्ट्रेंथ्स आ रही हैं, वीकनेसेस आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड आ रही हैं, सबको आप लिस्ट कीजिए। नो आइडिया इज अ बैड आइडिया, हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग में। ब्रेन स्टॉर्मिंग जब कहते हैं, जब हम लोगों से आइडिया लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं, तो हम उन्हें टोकते नहीं है, रोकते नहीं है, ये नहीं कहते कि नहीं ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, ये आइडिया ठीक नहीं है, ये आइडिया डम्प आइडिया है। नो आइडिया इज अ बैड आइडिया, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जो भी आइडियाज आ रहे हैं पहले उन्हें आप आने दीजिए। चूज द राइट पीपल फॉर द एक्सरसाइज, अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व
करना चाहिए, तो आपकी अच्छी स्वॉट एनालिसिस होगी। आपको जो है आप स्वॉट के लिए कोई लीडर या कोई फैसिलिटेटर यूज कर सकते हैं, जिसको इस टेक्निक का जिनको इन टेक्निक की नॉलेज है और जो जानते हैं कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, आप उस तरीके से वर्कशॉप कर सकते हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, देखिए हम बहुत यूज करते हैं इस टर्म्स को, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कई बार क्या होता है कि हम स्टेटस को में फंस के रह जाते हैं, जो सिचुएशंस होती है जैसे एग्जीक्यूट हो रही होती है, हम उसी फ्लो में चल रहे होते हैं। और देखिए कहते हैं ना कि नाविक की फिर नाविक की प्रतिभा ये क्या, अगर वो जो है बहाव के विपरीत न चल सके। नाव बहाव में तो सभी बह जाते हैं, और असली नाविक वो है जो नाव को बहाव के विपरीत भी ले जा सके। और यही बात होती है आउट ऑफ द बॉक्स की, व्यूअर्स। बी ओपन टू चेंज, देखिए जब ये एनालिसिस आप कर सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अलार्म्स यहाँ पर रेज हो, इसके लिए तो आपको ओपन रहेगा कि जो भी इनपुट्स आएंगे, जो इंसाइट्स आएंगे, उनको हम एक्शंस में ड्राइव करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। डोंट क्या है, इस एक्सरसाइज को करते हैं, ट्राई टू डाइगस डाइगस वीकनेसेस। देखिए वीकनेसेस को जैसे मैंने कहा था कि कमी की तरह नहीं लेना है, आपने ये नहीं लेना है कि ये आपकी कोई निगेटिविटी है, या कोई कमी ऐसी है कि जिसको आप ओवरकम, देखिए कोई चीज आपके पास नहीं है वही आपकी वीकनेस है, तो आपको उसे निगेटिव टर्म में नहीं लेना है, ये लेना है कि वो एक कमी है, वो चीज है जो आपके पास नहीं है, उसको कैसे लाना है। मियरली लिस्ट एरर्स एंड मिस्टेक्स, देखिए लोगों की एरर्स और मिस्टेक्स को आप इसमें कमियों में नहीं गिनिए। अगर आपकी प्रोसेसेस, आप ये तो कह सकते हैं कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यहाँ पर गलतियां हो रही, वहां गलती हो रही है। इस तरीके से लोगों को आप ब्लेम ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि लोग इससे ऑफेंड हो सकते हैं। आपको प्रोसेस ओरिएंटेड रहना है, पीपल ओरिएंटेड नहीं होना है। प्रोसेस से रिलेटेड बात करनी है, पीपल से रिलेटेड नहीं करनी है। देखिए कहते हैं ना कि अप्रेज इन पब्लिक एंड पनिश इन प्राइवेट, तो यही वही चीज है, अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड पनिश इन प्राइवेट, तो वही चीज है। आपको लोगों को हाईलाइट नहीं करना है, उनकी मिस्टेक्स हाईलाइट नहीं करनी है, आपने प्रोसेस के फ्लॉज को देखना है, टेक्नोलॉजीज के फ्लॉज को देखना है, अगर एडवांसमेंट की जरूरत है तो उस पर फोकस करना है, वो कमी है, लोगों की कमी नहीं बतानी है आपने। ये एक चीज है। दूसरी चीज है आपका लूज साइट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड ट्रेंड्स। आपने जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, एक्सटर्नल ट्रेंड्स हैं, उनसे उनको इग्नोर नहीं करना है, उन्हें समझना है ढंग से, उन्हें लिस्ट करना है, और उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। लेकिन जो आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, एज इट इज, जो एक्सटर्नल आपके थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको एज इट इज आपने देखना है। अलाउ द स्वॉट टू बिकम अ ब्लेम लेइंग एक्सरसाइज, देखिए स्वॉट एनालिसिस करके आप किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए आपने। जो भी आपके वीकनेसेस आए हैं, जो भी आपके थ्रेट आए हैं, या जो आपकी वीकनेसेस आए हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल हो या आपके ग्रुप की जो वीकनेसेस हैं, आपको उनको पर्सनलाइज नहीं करना है। आपने कहना है कि देखिए हम ये ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर रहे हैं एज ए ग्रुप, हमारी ये कमियां हैं, हमें इनको ओवरकम करना है, इस तरीके से आपको लेना है। ब्लेम नहीं करना है, ये नहीं करना है कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट है, तो आपने जब आपकी वीकनेस निकली तो कोई एक डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको ये नहीं करना है कि ये डिपार्टमेंट की वजह से हम पीछे हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। ये आपको स्वॉट एनालिसिस करते समय ध्यान रखना है। ब्लेम गेम नहीं करना है, नो ब्लेम नो फेम। ओके, इग्नोर दी आउटकम्स एट लेटर स्टेजेस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, कि आपको ये नहीं करना है कि जो आउटकम्स आएंगे इस प्लानिंग प्रोसेस के बाद में, उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उन्हें समझ के चलना है कि हम किस ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, वो आपको ध्यान जरूर रखना है व्यूअर्स। आशा करता हूँ व्यूअर्स कि आपको आज की ये चीजें समझ आ गई होंगी, और आज के सेशंस को व्यूअर यहीं पर खत्म करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने सभी व्यूअर्स का, फॉलोअर्स का, सब्सक्राइबर्स का। और अगर आप चैनल पर न्यू है, कि जैसे कि हमारा मोटो है और जिस स्लोगन से हमने आज के इस सेशन को शुरू किया था उसी से ख़त्म करेंगे, कि हम लर्निंग को बनाते हैं लाइट और
इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। दिस इज क्रिस। बाय बाय। थिंक एजोरा।